हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपुल वर्मा अपने परिवार इजी एजुकेशन में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। जो भी साथी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में पर्यावरण में मैं आप लोग को संयुक्त परिवार तक पढ़ाया था। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा और देख लीजिए, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे नाक, कान, आँख, रंग, बाल, आवाज, हंसी आदि। ये गुण बच्चों में उनके माँ बाप से आते हैं। माँ बाप से बच्चों में इन गुणों के हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। देखिए, परिवार में संयुक्त परिवार तक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज मैं इसके बारे में और आगे बता दे रहा हूँ कि एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण एक जैसे होते हैं, जैसे उनके आँख, नाक, कान, आवाज, हंसी, बोली, हाव भाव आदि एक जैसे होते हैं। और जो ये गुण जो उनके आते हैं, ये उनके बच्चों में ये गुण उनके माता पिता से आते हैं और माँ बाप से बच्चों में उन गुणों के स्थानांतरण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। जो आनुवंशिकता होता है, यह पिछली पीढ़ी के कुछ गुण आगे आने वाली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि पिछली पीढ़ी के कोई किसी बच्चे के दादा दादी हैं तो उनके गुण उनके पोता पोती में आ सकते हैं और जो माता पिता हैं उनके गुण उनके बच्चों में कुछ गुण दिखाई देते हैं, इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। अब हम आपको आनुवंशिकता के बारे में लिखा दे रहे हैं, फिर इसको समझाएंगे। ध्यान से आप देखकर लिख भी लीजिएगा और समझिएगा भी। आनुवंशिकता आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन
जाता है। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ग्रेगर जान मेंडल ने मटर पर प्रयोग करके बताया था कि पिछली पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में आते हैं। इन्होंने मटर को प्रयोग के लिए इसलिए चुना था कि मटर के गुण अलग अलग होते हैं। देखिए आनुवंशिकता, तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर आनुवंशिकता, तो आपसे सबसे पहले कोई पूछ सकता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, या पितामह या उत्पत्ति किसने की थी। तो आनुवंशिकता का जनक हम ग्रेगर जान मेंडल को कहते हैं, और इन्होंने 1822 ईस्वी में इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो जर्मनी में है, और इन्होंने सर्वप्रथम मटर पे प्रयोग किया था। और इन्होंने मटर पे जब प्रयोग किया था तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो मटर का पिछली पीढ़ी का गुण है वो अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है, या गुण उसके आने लगते हैं। और इन्होंने सबसे पहले मटर को प्रयोग में इसलिए इसका चुनाव किया था, या चुना था कि जो मटर के गुण होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए इनका जनक, ये इन्होंने आनुवंशिकता का खोज का जनक इनको कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको आनुवंशिकता के बारे में लिखाया था और समझाया है। अब लैंगिक विभेद के बारे में बता देता हूँ आपको। लैंगिक विभेद के बारे में लिखवा देता हूँ और फिर इसको समझा दूंगा। देख लीजिए लैंगिक विभेद होता क्या है। कुछ परिवार के लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। जो छूट लड़कों को दिया जाता है वो छूट लड़कियों को नहीं दिया जाता है। यही अंतर
लैंगिक विभेद कहलाता है। देखिए, लैंगिक विभेद क्या होता है? कुछ परिवार के बच्चों को के लिए अलग अलग, लड़के या लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, अलग अलग तौर तरीके बनाए जाते हैं। जो छूट लड़कों को दिया जाता है वो छूट लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो इसी को हम, इस अंतर को ही हम लैंगिक विभेद कहते हैं या उसको लैंगिक भेद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लड़कों को छूट दिया तो लड़कियों को नहीं दिया जाता। मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कियों को हतोत्साहित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां नहीं कर सकती। ये कुछ समय पहले ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज नहीं। आज की डेट में जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती है। ऊंचे ऊंचे मुकाम तक लड़कों की अपेक्षा लड़कियां आज के डेट में ज्यादा हैं। इसीलिए ये लैंगिक विभेद जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और यदि समाज का विकास करना है तो लैंगिक विभेद को खत्म करने या समाप्त करने के बारे में प्रयास करना पड़ेगा या उस पर विचार करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको लैंगिक विभेद के बारे में बताया, समझाया और लिखवाया। अब परिवार के कार्य देख लीजिए। परिवार को बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय माना जाता है। बच्चा पहले परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। परिवार से ही बच्चे का समाजीकरण का विकास शुरू होता है। देखिए, परिवार का सबसे सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट ये हम बता रहे कार्य में कि परिवार को बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय कहा जाता है। परिवार को बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय कहा जाता है। बच्चे परिवार से सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है और उसके समाजीकरण का विकास जो क्या होता है, परिवार से ही होता है। और अब इसके आगे मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, दूसरा पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर इसको आपको समझा दूंगा। परिवार बच्चे के विकास में सहायता करता है। माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चे का विकास होगा। परिवार से ही बच्चे मिलजुल कर
उठाना देखिए हमने लिखा है, तो हम इसको आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसको समझा दे रहे हैं कि परिवार बच्चे के विकास में सहायता करता है। जो बच्चे का ग्रोथ है, विकास है, उसको सर्वप्रथम परिवार उसकी क्या करता है, उसको विकास बढ़ाने में मदद करता है। और माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं या माना जाता है कि जो परिवार जैसा होगा वैसे ही बच्चे का विकास होगा। आप लोग भी आम सुनने को मिलता है कि जैसे किसी परिवार के माँ बाप का गुण होगा वैसे ही गुण बच्चों में भी अर्जित होगा। और माँ बाप यदि बच्चों को सद्गुण और नैतिकता सिखाएंगे तो वही गुण बच्चा भी ग्रहण करता है। तो यही कहा जा सकता है कि जैसा परिवार होगा वैसे ही बच्चे का विकास होता है। और परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। यदि एक छोटा सा बच्चा है, उसका परिवार मिलजुल कर रहता है तो वो भी देखता है कि मेरे परिवार में संगठन है और एकता है और मिलजुल कर रहते हैं, आपस में कोई भेदभाव झगड़ा नहीं है। तो वो बच्चा भी सीखता है कि मुझे भी मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने दोस्तों, सहयोगी, सहपाठियों आदि से मिलजुल कर रहता है तथा उनके कार्यों में सहयोग करता है। तो यही है कि बच्चा मिलजुल कर रहना सीख जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं आपको परिवार के कार्य के चौथा पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, फिर इसको समझा दूंगा। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। देखिए हमने बताया कि जो परिवार है, परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। और यहाँ पर संस्कृति का तात्पर्य है कि जो बच्चा है अपने परिवार में रहकर संस्कृति में यह सीखता है कि खान पान, रहन सहन, व्यवहार और लोक नृत्य आदि के बारे में ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो बच्चा यही सब अपने परिवार में रहकर सीखता है। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।